वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीआर के संबंध में नवीन दिशा निर्देश और बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी हुई है और नई समय सारणी भी इसके संबंध में जारी हुई है तथा ऐसी समस्याएं जो कि कर्मचारियों को सामने आ रही थी कि काफ़ी कर्मचारी ऐसे थे जो एक समय में यानी एक वित्तीय वर्ष के अंदर अलग अलग जगह पर उन्होंने काम करा है, तो उनके संबंध में एपीआर किस प्रकार से भरा जाएगा। कोई कर्मचारी उस टाइम पीरियड के अंदर उस कार्यालय में था ही नहीं, तो उसके संबंध में भी इसके साथ में दे रखा है। तो आज मैं अपने वीडियो के अंदर इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं वो क्या क्या हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, किसी भी चीज़ को मिस मत करें। एपीआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुए हैं। इसमें बताया गया है कि एपीआर लोक सेवक का एक महत्वपूर्ण राजकीय दस्तावेज है जिसे वर्ष 2020-21 से शिक्षा विभाग में कार्यरत लोक सेवकों द्वारा अनिवार्य रूप से शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है। प्रथम चरण में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय एवं प्रधानाचार्य वर्ग को वर्ष 2020-21 की एपीआर शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो के माध्यम से दिनांक 2/8/2021 से ऑनलाइन की जानी है। साथियों, 2 अगस्त से ही ये ऑनलाइन की जानी है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन से संबंधित दिशा निर्देश इस कार्यालय से जारी परिपत्र जो 23/11/2020 के अनुसार ही रहेंगे। ऑनलाइन से संबंधित प्रक्रिया इस प्रकार इस आदेश के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है और इसमें जो पहला जो बिंदु दे रखा है वह इस प्रकार से है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीआर का प्रारूप लोक सेवक द्वारा शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से लॉगिन करने के बाद एपीआर टैब पर क्लिक करके अपने कैडर के अनुसार लोक सेवक के प्रकार का चयन करेंगे। इस चयन के अनुसार ये मॉड्यूल लोक सेवक के लिए एपीआर का चयन स्वतः करेगा। अगला दे रखा है प्रतिवेदन की अवधि। कार्यालय में कार्यरत समस्त लोक सेवक यानी शैक्षिक और मंत्रालय दोनों प्रकार के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अवधि का चयन वित्तीय वर्ष के अनुसार करेंगे। और यहाँ दे रखा है विद्यालय में कार्यरत समस्त लोक सेवक मंत्रालय कार्मिक वित्तीय वर्ष के आधार पर के संबंध में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अवधि। साथियों देखिएगा, ये दे रखी यहाँ पे 1 जुलाई से 30 जून शैक्षणिक वर्ष जो शैक्षणिक वर्ष के अनुसार रहेगा। अगला दे रखा है लोक सेवक संबंधित अवधि में संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी समीक्षक अधिकारी का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उक्त अवधि में संबंधित अधिकारियों के अधीन सुपरविजन में उसमें न्यूनतम 3 माह की अवधि में कार्य किया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया है साथियों कि 3 माह तक की अवधि में कार्य किया है ना होना चाहिए। इसी के साथ किसी कर्मचारी की एक ही वर्ष की अवधि में भिन्न भिन्न नियंत्रण अधिकारी के अधीन 3 या 3 माह से अधिक की सेवा अवधि होने पर 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदक एपीआर भी हो सकते हैं। तो साथियों 2 एपीआर भी हो सकते हैं। इनमें से पहला प्रतिवेदक उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानांतरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी परिवर्तित हुए हैं लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वही रहेंगे, जो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि रिपोर्टिंग अवधि में 1 से अधिक समीक्षक अधिकारी रहते हैं तो अंत में आए अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि उस अधिकारी के द्वारा संबंधित कार्मिक के कार्य का कम से कम 3 माह की अवधि का सुपरविजन किया हो। यदि ऐसा नहीं है तो पूर्व के समीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन मान्य होगा, लेकिन यह भी शर्त कम से कम 3 माह के सुपरविजन की रहेगी। इसी के अनुसार समीक्षक का चयन किया जाना होगा। अगला बिंदु जो दे रखा है बहुत महत्वपूर्ण है। लोक सेवक यानी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी, क्या क्या जिम्मेदारी होगी इसके लिए बता रखा है। लोक सेवक को सर्वप्रथम शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के द्वारा लॉगिन करना होगा। तत्पश्चात अपने कैडर के अनुसार लोक सेवक के प्रकार का चयन करना होगा। लोक सेवक अपने से संबंधित समस्त सूचना यथा नाम, जन्म तिथि, एम्प्लॉयमेंट आईडी, पदस्थापन विषय आदि का भलीभांति चयन कर लेवे। यदि इसमें कोई संशोधन करना है तो सर्वप्रथम शाला दर्पण के प्रपत्र नंबर 10 साथियों प्रपत्र नंबर 10 में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई करके एपीआर का आवेदन करें। अगला दे रखा है लोक सेवक को बिंदु संख्या जो सेकंड 2C और D की जो दे रखी है पालना करते हुए प्रतिवेदक या समीक्षक अधिकारी का चयन करते हुए प्रतिवेदक अधिकारी को प्रेषित करना होगा। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन की आगे की प्रक्रिया कार्रवाई करेगा। इसमें दे रखा है प्रत्येक लोक सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वह तय समय सारणी के अनुसार भाग 1 को पूर्ण करने के बाद अपने प्रतिवेदक अधिकारियों को अपने कैडर के अनुसार एपीआर फॉर्म ऑनलाइन प्रेषित करेंगे। अगला बिंदु दे रखा है
एपीआर की तारीख और अवधि सही हो यह सुनिश्चित किया जाना आपको करना है। इसी के साथ यहाँ दे रखा है एपीआर में स्वयं मूल्यांकन के संबंध में लोक सेवकों के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ बनाने के लिए पर्याप्त स्थान आवंटित किया गया है और उन्हें आवंटित स्थान पर ही अपना स्वयं मूल्यांकन अत्यंत करना होगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। इसके आगे दे रखा है एपीआर फॉर्म सबमिट करते समय स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट जो है के साथ साथ सेल्फ एप्रिसिएशन का विवरण भी आदि वांछनीय नहीं होगा। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रतिवेदक अधिकारी की जिम्मेदारियाँ। प्रतिवेदक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि लोक सेवक से प्राप्त प्रतिवेदक समीक्षक एवं निर्धारित अवधि तथा कैडर के लिए आवेदन का सत्यापन निदेशालय के परिपत्र जो कि 23/11/2020 के अनुसार ही करें। यदि आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो लोक सेवक को ऑनलाइन ही पुनः लौटाई जानी है। इसी के साथ दे रखा है लोक सेवक से प्राप्त ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग संख्या 2 निदेशालय के परिपत्र जो कि दे रखा था कि परिदृश्य मूल्यांकन कर समीक्षक अधिकारी को ई साइन के द्वारा ऑनलाइन प्रेषित की जानी है। समग्र मूल्यांकन के आधार पर कॉलम को भरने के दौरान यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा असंतोषजनक की प्रविष्टि की जाती है तो इसे संबंधित दस्तावेज उच्च स्तर पर मार्ग जाने पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगला दे रखा है समीक्षक अधिकारी यानी रिव्यूइंग ऑफिसर की जिम्मेदारी। इसमें दे रखा है समीक्षक अधिकारी को सर्वप्रथम साधारण स्टाफ विंडो पर प्रतिवेदक अधिकारियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को बिंदु संख्या 2CD की पालना में परीक्षण करते हुए आगे की कार्य के लिए जो परिपत्र हमारा जारी हुआ था के अनुसार मूल्यांकन एवं टिप्पणी करके ई साइन के द्वारा साथियों इसमें भी ई साइन के द्वारा ऑनलाइन प्रेषित करनी है। अगला दे रखा है एक्सेप्टिंग जो ऑफिसर्स हैं उसकी जिम्मेदारी। समीक्षक अधिकारियों से प्राप्त ऑनलाइन प्रतिवेदन जो कि स्वीकारकर्ता की कार्यालय पर लॉगिन पर प्राप्त होगा इस कार्यालय के परिपत्र के अनुसार ही कार्रवाई की जानी है। सीबीओ कार्यालय अन्य संबंधित नियंत्रण अधिकारी कार्यालय। इसमें दे रखा है लोक सेवक द्वारा मॉड्यूल में से संबंधित अवधि में एपीआर प्रविष्टि के अलावा यथा उक्त अवधि में राजकीय सेवा में नहीं था, अन्य सेवा में था, किसी भी अधिकारी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा में नहीं की गई है, अन्य की प्रविष्टि की गई है तो उक्त समस्त कारणों का परीक्षण सत्यापन संबंधित सीबीओ लॉगिन साथियों सीबीओ लॉगिन संबंधित अन्य नियंत्रण अधिकारी के लॉगिन से होगा। इससे संबंधित कार्यालय की लॉगिन में टैब उपलब्ध करवाया गया है। इस अवधि का सत्यापन होने के बाद ही लोक सेवक का अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन कर प्रेषित करा जाएगा। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसके अकॉर्डिंग जो भी कर्मचारी आ रहे हैं वे सीबीओ कार्यालय से संपर्क करके ये काम करवाए। आगे दे रखा है मॉनिटरिंग के संबंध में दे रखा है ब्लॉक स्तर के ऊपर एसीबीओ प्रथम द्वितीय दोनों ही ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक पर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। सीबीओ लॉगिन के माध्यम से एपीआर के ऑनलाइन स्टेटमेंट की स्टेटस की मॉनिटरिंग करते हुए ब्लॉक के समस्त लोक सेवकों के एपीआर निर्धारित समय में समीक्षक अधिकारी स्वीकारकर्ता कार्यालय को प्रेषित हो जाए यह सुनिश्चित करेंगे। ब्लॉक द्वारा वीसी में आमंत्रित 10 प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक ब्लॉक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हुए ब्लॉक के शेष लोक सेवकों को एपीआर ऑनलाइन के संबंध में आवश्यक सम्मेलन प्रदान करेंगे। अब आगे दे रखा है जिला और मंडल स्तर के लिए। पहले जिले का देख लेते हैं। मुख्य जिला शिक्षक अधिकारी इस कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। मंडल पर संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा मंडल के अधीन समस्त जिलों के प्रभावी प्रबोधन का कार्य करेंगे। अब आते हैं साथियों सामान्य दिशा निर्देश। पहला बिंदु वर्ष 2020-21 से ऑनलाइन एपीआर ही स्वीकार्य होगी। निरंतर में इसी अनुसार आगामी वर्षों में चलेगा। और देखिएगा साथियों अब ये कंटिन्यूटी ऑनलाइन ही है। 2020-21 से पूर्व के वर्षों की एपीआर पूर्व व्यवस्था के अनुसार ऑफलाइन ही स्वीकार की जाएगी, परंतु 2020-21 या इसके बाद के वर्षों की एपीआर किसी भी स्थिति में ऑफलाइन स्वीकार नहीं होगी। एक लोक सेवक का ये कर्तव्य है कि वे अपनी एपीआर निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रतिवेदक को प्रस्तुत कर देवें। समय पर अपनी एपीआर प्रस्तुत नहीं करने पर लोक सेवक यदि भविष्य में होने वाले किसी भी लाभ से वंचित रहता है तो उसके लिए जिम्मेदारी स्वयं की होगी। अगला दे रखा है संभव है कि कोई लोक सेवक एक वर्ष में अलग अलग कार्यस्थल या पदों पर पदस्थापित रहा है तो उसी के अनुसार जो मॉड्यूल में पदस्थापन एवं पद का चयन करते हुए एपीआर ऑनलाइन की जाएगी। आगे दे रखा है एपीआर की समय सारणी। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण हो गई है अब समय सारणी। और इसमें दे रखा है कि जो परिपत्र जारी हुआ था 23/11/2021 के अनुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथियों में आंशिक परिवर्तन कर दिया गया है।
अब ये इस प्रकार से रहेगा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं टिप्पणी अंकित करना एवं प्रेषित करना, इसमें पहला दे रखा है। लोक सेवक द्वारा APR प्रस्तुत करना और इसकी जो अंतिम तिथि है उसमें कार्यालय में कार्य जो लोक सेवकों के लिए यानी शिक्षक संवर्ग सहित है उनके लिए 15 अगस्त है, और विद्यालय में कार्यरत लोक सेवकों के लिए इसमें मंत्रालय कर्मचारी जो दे रखे हैं के अतिरिक्त उन सभी के लिए 15 अगस्त तक है। और इसी के साथ प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी अंकित करना 15 सितंबर तक दे रखा है, और इसी के साथ इनके लिए भी अगले सेक्शन के लिए भी 15 सितंबर दे रखा है। और इसमें दे रखा है प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करना, ये दे रखा है। जो शिक्षक संवर्ग सहित है कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों के लिए वह 20 सितंबर, और जो मंत्रालय कार्मिकों के अतिरिक्त हैं उनके लिए भी दे रखा है 20 सितंबर। अगला दे रखा है समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित करना एवं संबंधित कार्यालय को संधारण हेतु भिजवाना, इसके लिए दे रखा है 20 अक्टूबर, और दोनों ही के लिए 20 अक्टूबर है। सेम तिथियां हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो साथियों, आपने देखा कि जो APR प्रस्तुत करने की समय सारणी चेंज हो चुकी है, और काफ़ी ऐसे बिंदु थे जो कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे कि अलग अलग एक ही कर्मचारी है अलग अलग जगहों पर पदस्थापित है और कोई कार्यालय में नहीं था या उनकी सर्विस कहीं अलग जगह पे थी, तो उन सभी के संबंध में इससे जो महत्वपूर्ण जो टिप्पणियाँ हैं और जो उनके बिंदु हैं वे सभी इसके अंदर बता दिए गए हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें और अब अपना APR निर्धारित नई तिथियों के अनुसार भरकर तैयार करें।